अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड स्पेशल विद इसार राना। मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्जा आपको वेलकम कहती हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इसार राना साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। आज हम कोशिश करेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं हमारे उनको हम टच करें और उसके ऊपर आपका जो हेल्दी एनालिसिस है वो लेकर आएँ। सबसे पहले तो मुझे ये जो गवर्नमेंट बनी है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जैसे इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठ के गवर्नमेंट बनी है, हमने उसको डिस्कस भी किया। बन तो गई है लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ना सिर्फ जो अपोजिट पार्टीज़ हैं वो ये बात कर रही हैं, बल्कि आम आवाम जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि उनको ये गवर्नमेंट ज़्यादा चलती हुई नज़र आ नहीं रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस तो ये बनने वाली गवर्नमेंट खुद दे रही है ना। इस सबको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, हो क्या रहा है आखिर? देखिए, पंजाबी का एक कहना कि पिंड वसिया नहीं थे गुंडे पहले तैयार ने, ठीक है। हाँ जी। ये हुकूमत अभी पूरी तरह फॉर्मेट नहीं हुई और इसके टूटने के और इसके बिखरने के इम्कानात पहले पैदा हो गए। सही। होता ये था कि डेफिनेटली जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, हाँ ये उसका इस्तेकाक होता है कि वो अपनी टीम बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ही चूज किया गया हो, इलेक्ट ना हुआ हो, सिलेक्टेड, तो फिर वो क्या करेगा? हाँ जी। होना ये था कि शहबाज शरीफ साहब का ख्वाब था कि जब वो आए तो आके वो उनके कुछ उन्होंने टारगेट्स बनाए हुए थे। अच्छा। मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह एक पर्सन थे जिन्होंने माजी में वजारत दाखिला संभाल के पीटीआई को बड़ा टफ टाइम दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा ही। तो वो नहीं नहीं आ है, सके। उनकी जगह पे एक और नॉन सिलेक्टेड इलेक्टेड सॉरी नकवी साहब आ गए। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसहाक डार साहब इनकी पहली चॉइस थे। लंदन से बुलाया गया था, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, ठीक है ना। तो वो बम्बई से जो दोस्त आए दोनों, वो तो एक तो जो है वो मियाँ साहब जो हैं उन्होंने, खैर अच्छी बात है, अभी वो जाहिर है अब उनके पास करने को कुछ नहीं है, हाँ। वो अपनी हुदैबिया पेपर मिल गए, वहाँ जाके उन्होंने सैर की, फिर उसके बाद वो रमजान शुगर मिल गए। हाँ, उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनका दौरा किया, हाँ उनको देखा। अच्छा, वो अपने कारोबार की तरफ शायद तवज्जो दे रहे क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। इसहाक डार साहब के मुतालिक क्या कहा जा रहा था कि यार इसहाक डार जो हैं आएंगे, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसहाक डार साहब क्यों हम बचपन में वो तांगा फुल भरा होता था ना, तो हमें पायदान के कोने पे जगह मिलती थी, हम उस पे लटक जाते थे। मैं क्या ऐसी क्यामत आ गई है आपको कि आप ये छोड़ने पे तैयार नहीं है? बिल्कुल ठीक है, आप भाई ठीक है नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, तो इसका मतलब है कि कौम के समधी हैं आप, कौम से कोई रिश्तेदारी आपकी हुई हुई है। पहले आपने मुफ्ता इस्माइल को नाकाम किया, हाँ जी। फिर उसके बाद आपने IMF के साथ अपनी वो मिस्त्रियों वाली डील की और उसके बाद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गए। शहबाज शरीफ ने कहा माफ कर दे मनु, खुदा का वास्ता है आप पीछे हो जाए। फिर शहबाज शरीफ साहब बकौल उनके कि मैंने नाक तक रगड़ी, वो निशान है अब तक उनकी नाक के ऊपर, ठीक है ना। वो उन्होंने फिर जाके मामला सही किया। अब वो फिर चले, अब उन्हें वजारत खजाना नहीं मिली, हाँ तो उन्होंने कहा चलो पायनों में वेला तो नहीं फिरना ना, तो मुझे वजारत खारजा दे दो। हालांकि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कभी उनके अगर वजारत खारजा का एक्सपोजर देखना हो ना, तो आप BBC का एक इंटरव्यू देखें जो स्टीफन सक्कर ने किया। अच्छा। उसमें पसीने निकल रहे हैं इनके, अच्छा। जबान लड़खड़ा रही है, आंखें ऐसे खुली हुई है। आप एक एंकर को फेस नहीं कर सकते, आप दुनिया को कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल। कि सारी सूरत हाल में मुझे तो कोई और मैं एक और चीज बताऊं, प्रैक्टिकली इस टाइम शहबाज शरीफ से ज्यादा तगड़े मोहसिन नकवी हैं। और मेरी बात याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी इस वक्त समझ ले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लीजिए। इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसार बोल रहा हूँ सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। सर ये बताएं कि ये जो हुकूमत बनी है और इसमें जिस तरह कहा जा रहा है कि जो अहम वजारतें हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस ही नहीं है, तो सर शहबाज शरीफ साहब कैसे काबीना को लेके चलेंगे सर? बिल्कुल कामयाबी से लेके चलेंगे। ये जो हो रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है एक नए तरीकाकार की जी, इसके जो गारंटर्स हैं वो लेके चलेंगे इन सारों को। अच्छा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी जाहिर है वो जो लेके चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ ही चलेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल। आपने एक चीज गालबन देखी नहीं, मुझे अफसोस है कि आप लोग परवाह नहीं करते। आपने एक जनाजा देखा होगा, और मैंने तो अपने 17 साल की उम्र में पहली दफा एक जनाजा देखा है।
जिसका एक कंधा सदर पाकिस्तान दे रहा है, दूसरा कंधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहा है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो जनाजे की वो तस्वीर जो है वो आपके तमाम सवालों का सही, बिल्कुल जवाब हो ठीक। सकती है। दोनों फ्रंट पे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर फिर ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये काबीना डिलीवर कर पाएगी जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं और जितने खौफनाक मुआशी चैलेंजेस हैं, तो क्या आप ये निकल पाएंगे इस गर्दाब से अपने ये मिलजुल कर जोर लगा के? इसका फैसला इन अगले 2 महीनों में आ जाएगा। देखना है कि पीआई के बारे में ये क्या करते हैं, स्टील मिल के बारे में क्या करते हैं, और जो इनके तवानाई पैदा करने के प्राइवेट इन्होंने जो लगाया था गवर्नमेंट की सतह पे, उनका क्या करते हैं। अगर तो उनको ये डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है ये एक सही सिमत में जाना चाह रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा, उसमें पीआई में इनको प्रॉब्लम आ सकती है कि इनके साथ जो पार्टी और है उसके वर्कर्स का इशू आ सकता है वहाँ पे, तो उसके लिए वो रास्ता निकाल रहे हैं कि उनके वर्कर्स को क्या गोल्डन शेक हैंड देना है और उसका क्या तरीकाकार है, उसकी कानूनी नुयत के पे वो काम कर रहे हैं। वो क्या तारड़ साहब जो है इनके नजीर तारड़ है, क्या नाम उनका, वो इस पे काम कर रहे थे। अच्छा सर, एक सवाल और मुझे बताइएगा कि आप एक माशाल्लाह एक आपका कैरियर है, आपका एक नज़र है पॉलिटिक्स के ऊपर, फिर जर्नलिज्म में आपकी एक ग्रिप है, तो आपको अगर मैं एक कंपैरिजन दूं कि इस काबीना में तगड़ा शहबाज शरीफ हैं या मोहसिन नकवी हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? मैंने आपका इसको जवाब दे दिया कि दे आर फ्रॉम द सेम टीम एंड दे विल बी प्लेइंग द सेम। समटाइम एक जो बैट्समैन है वो 100 बना लेता है और दूसरा बैट्समैन 100 नहीं बना सकता, बट दे आर प्लेइंग फॉर द सेम टीम। बिल्कुल ठीक। एक सवाल बस हटके है थोड़ा सा सर, ये अगर जो ट्रंप साहब हैं जीत जाते हैं तो क्या इसके असरात पाकिस्तान पे और पीटीआई पे कोई मुरतब हो सकते हैं? ये पीटीआई का क्लेम है। देखें, हम क्लेम तो बहुत सारे कर सकते हैं ना। हम तो सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों का भी माजी में क्लेम करते रहे हैं, हम तो अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के लिए भी क्लेम करते रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो क्लेम कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के साथ हैं, वो किसी ट्रंप के किसी फर्द के साथ नहीं है। बिल्कुल सही। इस खिते में जो कुछ इस खिते में अब हो रहा है, अमेरिका पहले यहाँ से निकला है और उसको निकलना पड़ा है, तो साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि इस खिते के अंदर उसकी प्रेजेंस किसी शक्ल में रहे। अब वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की शक्ल में तो रह नहीं सकती, ईरान की गवर्नमेंट की शक्ल में रह नहीं सकती, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान की गवर्नमेंट की शक्ल में उस तरह नहीं रह सकती, ना चाइना की दोस्ती के साथ रह सकती है, ना रशिया, ना हिंदुस्तान। अगर तो हिंदुस्तान से वो तल्लुकात इंप्रूव करना चाह रहा है माजी के मुकाबले में, लेकिन उसका जो स्टेक्स हैं वो बड़े हाई हैं और वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। सही, बिल्कुल सही है। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके एनालिसिस का। लीजिए, एक क्लियर लाइन आ गई। एक चीज से मैं इफ्तिखार साहब से इख्तिलाफ करता हूँ। जी जी, देखें होता क्या है कि अमेरिका की जो 2 सियासी जमातें हैं, हाँ जी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जी जी जी, इनके अपनी हुकूमत चलाने का अंदाज है। सही। अब जो बाइडन है ना, ये पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं। ठीक है। माजी में हमने इन्हें सिविल अवार्ड दिया हुआ है, फिर हाँ जरदारी साहब के बाइडन साहब से अच्छे ताल्लुकात ठीक है। वो डेफिनेटली जब बाइडन आएंगे तो पाकिस्तान में जो अपने दोस्त होंगे उन्हीं की तरफ तवज्जो देंगे। वो बात आपकी सही है, लेकिन इनकी हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं सब लोग कि इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो जूं की तूं चलती रहती हैं, वो किसी के आने से वो टिल्ट का शिकार नहीं होती, या नहीं वो नहीं, मैं आपको बताऊं वो पॉलिसीज क्या हैं। वो ये इन पॉलिसीज नहीं होती कि जैसे हम मरियम साहिबा तख्तियां लगा रही हैं पुराने क्या कहते हैं मंसूबों पे, उनको कपड़ा चपड़ा टाकी शाकी मार के उस पे अपनी लगा रही हैं। दिलचस्प बात बताऊं, फिर मैं इस अमेरिका की तरफ आता हूं कि जिस पे बड़ा शोर मचा ना एयर एम्बुलेंस का, जी जी जी, वो बुज़दार साहब वाला, बुज़दार साहब के दौर में वो आइडिया आया था। लेकिन इट्स गुड ना कि अगर वो तब नहीं, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ कि देखें ये आइडिया असलम इकबाल साहब ने दिया था, तो फिर आगे चला। मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि एक सियासी जमात आती है, वो माजी वाली जमात के जितने काम होते हैं उसे हटा के अपना शुक्र। अमेरिकन ऐसा नहीं करते, लेकिन ये होता है कि उनके मुख्तलिफ इलाकों में प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। ठीक है।
ठीक है ना, ठीक है। और वो अपना काम अपने पसंद के लोगों से लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। इमरान खान ट्रंप आपस में बहुत करीब हैं, दोस्त हैं, माजी में भी उनके वो खान के ट्रंप इमरान के लिए बहुत कुछ कहते रहे। सो जब वो आएंगे तो वो तो जिससे कंफर्ट जोन में होंगे उसी की तरफ मुतवज्जह होंगे ना। और हमारा आलम तो ये है कि हम IMF से मुज़ाकरात के बाद उसकी रिपोर्ट अमरीकी सफीर को कर रहे होते हैं कि हम इस बात पे तो बड़ा बोलते हैं कि उसने कहा कि जी इमरान खान का साइफर झूठ है। हाँ जी। लेकिन हम इस पे बात नहीं करते कि उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को कहा कि तुमने ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं लेनी। यानी जहां हमारी खुद मुख्तारी आती है जी जी, उस पे सबकी जबानें बंद हो जाती हैं। ठीक है, इस बात पे हम बड़े छाले मारते हैं कि जी वो उसने कहा कि साइफर नहीं आया, इस बात पे चुप हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी जुडिशरी पाकिस्तान की उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। इस बात पे हम नहीं बात करते कि इलेक्शन कमीशन को उसने कहा कि पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सो मैं ये समझता हूं कि अमरीकी हुकूमत जब रिपब्लिकन आते हैं तो वो अपने दोस्तों की तरफ मुंह करते हैं, और जब वो आते हैं डेमोक्रेट्स आते हैं तो डेमोक्रेट्स अपने लोगों की तरफ तवज्जो करते हैं। सो ये बात तय है कि अगर अमेरिका में हुकूमत चेंज होती है तो पाकिस्तान में उसके असरात पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। इमरान खान के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान में उनके मुकदमात पे असरात पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और PTI वेट कर रही है। अच्छा। ये जो वो उनका प्लान ये है कि हम चंद महीने किसी तरह गुजार दें। तो राना साहब, जो नारे और जो बातें की हैं खान साहब ने अमेरिका के बारे में, उसके बाद भी PTI इस होप में है कि वहां पर अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या वहां पर कोई भी तब्दीली आती है तो वो उनकी फेवर में होगी। मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं कहीं अपनी बेगम को ये कहता हूँ किसी बात पे कि मैं आपकी ये वाली बात नहीं मानता, हाँ जी, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे तलाक दे दे। सही है। या मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं घर से निकल जाऊंगा। भाई ये बात नहीं मान रहा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ रहना है, आप मुझसे ऐसी बात ना कहें जो मैं नहीं मान सकता। ठीक है। अब जाहिर है वो सुपर पावर तो है ना उसका, उसके साथ आप बिल्कुल अपना खत्म तो नहीं कर सकते। खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, बेगम भी सुपर पावर है वैसे। हाँ, तो और क्या, वो तो सुपर डुपर पावर है ना। अमेरिका तो फिर टाइम लेता है बंदा मारने में ना। ठीक है ना, वो तो कोई टाइम नहीं लेते ना। सो वो एक ना, राना साहब बेगम साहबा का नाम आया तो आपको बात भूल रही है। अब आप ये देख लिया। बेगम, मैं जो बता रहा हूँ कि वो साहब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप में पे बहुत स्ट्रेस है और आपको जो है ना मुश्किलात से बचना चाहिए। तो कहता है आहिस्ता बोले, वो बारी बैठी हुई मुश्किल तो हम जो है वो उस कैरी करते ना, हम छोड़ तो नहीं देते, बिल्कुल रिलेशन खत्म तो नहीं करते। जो चीज आपको पसंद नहीं उससे आप डिनाई कर सकते। अगर मुझे अमेरिका की हमें कहता है कि जी हमें अड्डा दो जिससे हमने ड्रोन अटैक करने, और आप कहते हैं हम नहीं देंगे, ठीक है, आप कहते हैं कि जी हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि आप पाकिस्तान को सरजमीन इस्तेमाल करें अपने उसके लिए। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे सिफारती ताल्लुकात भी तोड़ देंगे, आपसे बाकी मामला भाई जो नहीं आप हम कर सकते, हम कहते हैं नहीं कर सकते। ओके, और ये आप में खारिज होनी भी चाहिए। और अमेरिका एक बेगम की तरह हकीकत है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। जा सकता, ठीक है ना? सही। अच्छा राना साहब, ये जो वजीर आजम साहब ने जो अभी ये फैसला लिया है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे, अभी उन्होंने ये फैसला वापस ले रहा और वजीर खजाना जो है वो ICC के अब चेयरमैन मुकर्रर हो गए। तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड। देखिए उन्होंने क्या किया है, जब उनके ऊपर आ गए वजीर खजाना तो अब उनको तो रात को नींद नहीं आ रही थी। अच्छा। कि यार ये क्या हुआ, साडा डार पीछे रह गया। हाँ जी, ठीक है, और ये तो बड़ी गलत बात है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे कुछ है, इतना इख्तियार तो मुझे है कि मैं 2 कमेटियों में से वजीर खजाना को फारिग करके और अपने वजीर खारजा, ओ भाई वजीर खारजा एक फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मामलात खराब है, ईरान हमसे खुश नहीं है, चीन से हमारे मामलात खराब चल रहे हैं, भारत हमें धमकियां देता है, ठीक है, बांग्लादेश से हमारे मामलात ठीक नहीं है। तो यार हमें तो एक ऐसा वजीर खारजा चाहिए जो हमारी खारजा पॉलिसी को ठीक करे, हमारी सियासी तन्हाई को खत्म करे, अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करे, ईरान से मामलात बेहतर करे, चीन से मामलात बेहतर करे। माजी के वजीर खारजा जितने भी गुजरे उनको देख लें, वो देवर सो कमिटेड, उनकी जो भी जॉब थी वो बस उन्हीं में लगे हुए थे कि ये नहीं था कि उनके पास बाकी जिम्मेदारियां भी हैं और वो उसको फॉर ग्रांटेड लेके। एक ना किसी पुलिस वाले ने किसी दौर में किसी पुलिस ऑफिसर पे एहसान कर दिया, वो पुलिस ऑफिसर IG लग गया पंजाब का। उसने कहा उस पुलिस वाले को बुलाओ, उसे बुला के कहा तूने मेरे पे एक दफा बहुत एहसान किया था, तो
मैं क्या बता तुझे करूं। फिर वो आईजी ने कहा तुझे ना मैं एसपी सिटी लगा देता हूँ। अच्छा। तो खुश है, कहता सर जी मुझे साथ SHO टीबी भी लगा दो। तो सही है। तो ये भाई तुम वजीर खारजा हो गए हो। एग्जैक्टली। अब तुम्हें फिर वो खजाना की तुम्हें आदत, माय बेस्ट फ्रेंड का मजबूरी नहीं बोल रहा तुम्हें। भाई उन्हें काम करने दो जिन्हें लाए, 3.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह छोड़ के आ रहे वो, ठीक है ना। 3.5 करोड़ तो मुझे मिले तो मैं दुनिया छोड़ दूं। तो वो ये छोड़ के आ रहे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली का ना एक प्रॉब्लम है, वो बाहर के लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की खूबी क्या है? पीपल्स पार्टी की खूबी ये है कि वो बाहर के लोगों को खुला डुल्ला अकोमोडेट करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वजीर आजम अदर देन पीपल्स पार्टी तो वो बना देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और सिंध में वजीर आला अदर देन भुट्टो खानदान बनता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना। सो और यही वजह है कि फिर पीपल्स पार्टी में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि एहतजाज जैसा आदमी जो उनपे खुल के तनकीद करता है, इमरान खान के साथ खड़ा होता है। राइट, ठीक है, इमरान खान के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब भी हम उनको पेपर पर लेते हैं वी नो वेरी वेल कि उनकी क्या लाइन होगी। ठीक है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया उन्हें? अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मेरा ख्याल है कि शरीफ खानदान को ये बात सीखनी होगी कि हुदैबिया मिल और क्या कहते हैं उससे बाहर ना निकले। सारा का सारा खानदान तो उनका सियासत में आया बड़ा, अब क्या सीखना। अब तो आगे की नस्लें, अब आप देखें कि इनमें से कौन काबिल होगा और वो हमारे ऊपर CM लगेगा और एक जुमला मैं सिर्फ आपको कह दूं, शायद आपने ब्रेक की तरफ जाना है। जी जी बिल्कुल। वक्त बहुत जालिम होता है, ठीक है। कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से चले थे, वजीर आजम बन के चले थे, बिल्कुल ठीक है। उन्हें हाई कमिश्नर ने जैसे अलविदा किया था प्रोटोकॉल देके, यहाँ पे जैसे उनको प्रोटोकॉल मिला, उन्हें तो वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन वक्त इतना जालिम होता है, उसके अपने फैसले होते हैं। ठीक है, अल्लाह जो स्क्रिप्ट लिखता है वो कुछ और होता है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन राना साहब, वजीर आजम तो अभी भी नून लीग का ही है और उनकी फैमिली का ही है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बन तो नहीं सुमेरा, याद रखना बात, इक्तिदार बहुत जालिम है। हाँ, ये भी बात याद है कि अपने भाइयों की गर्दनें कटवा के तश्तरी में मंगवाते हैं, अपने बाप को जेल में डाल देते हैं बादशाह। ठीक है ना। तो ये इसमें माफी कोई नहीं होती। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से हाजिर है। राना साहब, आप वजीर खारजा की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इट्स अ फुल टाइम जॉब है आपकी। आपने अपने जो ममालिक हैं उनके साथ सिफारती ताल्लुकात को न सिर्फ चलाना बल्कि बेहतर बनाना है। तो वो कह रहे हैं कि जी ताजिर हजरात जो हैं, ये वजीर खारजा कह रहे हैं कि जो ताजिर हजरात हैं वो ये चाहते हैं कि हमसाया जो मुल्क है यानी कि इंडिया, उसके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक वो भी ये कह रहे हैं कि हम जायज़ा लेंगे। तो इज़ इट पॉसिबल, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है नज़र आ रही? एक्चुअली जो भारत से ताल्लुकात है ना, वो शरीफ फैमिली की हमेशा प्रायोरिटीज़ में होती है। हाँ, ऐसा है। माजी में भी आप देख लें, मियाँ साहब वो गए हल बर्दारी में वजीर आजम भारत की, जी, फिर उनको आउट ऑफ द वे पाकिस्तान भी बुलाया घर आए, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है, गिफ्ट शिफ्ट भी जाते रहते हैं, साड़ियाँ वाड़ियाँ भी भेजी जाती हैं। भारत से हम कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है शरीफ फैमिली का। मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोगों की तरह जाहिलीन की तरह कि हम इस पे किसी को वतन गद्दारी का या वतन दुश्मनी का सर्टिफिकेट दे दें, बल्कि इट्स अ गुड साइन ना कि अगर आपके ताल्लुकात आपके हमसाया ममालिक के साथ अच्छे होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सॉरी हम हमसाये बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल, उन्हीं के साथ रहते हैं तो हम लड़के कितना जी लेंगे। लेकिन कौमों की जिंदगी में ना गैरत बड़ा काम करती है। हमारे क्या रहा जो उनका वजीर खारजा है, उसने SJ शंकर ने मुंह पे हमारे चपेट मार दी। उसने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, पहले भारत पाकिस्तान माजी का हिसाब क्लियर करे। ये उनकी इस बात के बाद रिस्पॉन्स आया। ओके, क्या इज्जत रह गई हमारी? ठीक है ना, कि हम हर दफा भीख मांगते हैं। सही बोल लेंगे जी हमारे ताजिर चाहते, मर रहे ताजिर, कोई यहाँ पे बैठ के खरबों रुपए कमा रहे हैं हमारे ताजिर। भूखा तो मैं और तुम मर रहे हैं, तनख्वाहदार तबका। वो तो
अगर डॉलर 1 रुपए बढ़ता है, वो बनियान के ऊपर 2 रुपए बढ़ा देते हैं। ताजरों का क्या जा रहा है? ऐसा ही है, ठीक है ना। गंडे, प्याज, टमाटर यहाँ पे वो अगर बाहर नहीं वो एक्सपोर्ट कर पाते तो इधर कीमत डबल कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ताजरों के ऊपर, ताजर की बड़ी ख्वाहिश है भाई तुम्हें कि जी इनके कहने पे भारत से ताजरों से आप टैक्स क्यों नहीं लेते? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपने और मैंने संभाला हुआ, तनख्वाहदार आदमी ने। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। ताजिर क्या टैक्स देते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में? ये बात तो आपने बड़ी जल्दी सुन ली। हाँ, और फिर क्या कह रहा है एस जे शंकर ने हमारी मिला के रख दी ना मट्टी में। ठीक है। हालांकि जिस चीज पे एस जे शंकर कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने माजी में यूं और सनती और फला ढींग, इनसे पूछो कि क्या तुम मकबूजा कश्मीर के अंदर तुमने जिस तरह मुसलमानों का जेनोसाइड किया जी जी या कर रहे हो, जिस तरह तुमने ताकत से मुसलमानों को कुचला, वो तो हम खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है ना खासे थोड़ा बेशर्म से वाक़या हुए हैं, अपनी आंखों के सामने फलस्तीनी बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं और ईद की खरीदारी भी करेंगे, ईद मनाएंगे भी हम। ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूं, आप सिर्फ एक वीडियो फलस्तीनियों की देख लें, उन बच्चों की जो जल गए, जो जल के मर गए, जिनके छोटे छोटे बहन भाई उनसे लिपट के रोते, जो एक रोटी के मट्टी खा रहे हैं। और हमारी उसी वक्त हमारे उमरा जो है उनकी आप टेबलें देखें ऊपर तक भरी हुई है। बिल्कुल, ठीक है ना। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या नहीं हुआ, हमारी बहनों बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ, हमारे नौजवानों के साथ क्या नहीं हुआ, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे हजम कर गए ना हम। ये भारत पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। इसने बांग्लादेश बनाने में अपना मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर, ये वजीर आजम ने एतराफ किया, इनके भारत वाले ने। ठीक है ना। मोदी ने, उसने कहा कि हाँ मैं ऐसे उसके साथ मिलके क्या कहते हैं उधर कार्रवाइयां करता रहूं। ठीक है ना, मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके। ठीक है। जो वजीर आजम खुद दहशतगर्दी का एतराफ कर रहा हो, इसका दाखिला बंद कर दिया गया हैदराबाद में मुसलमानों के जेनोसाइड पे, अमेरिका में। ठीक है। आज मुसलमानों को जिस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, ठीक है ना, गौ माता के नाम पर जैसे मुसलमानों को के साथ किया जाता है, वो एक दहशतगर्द मुल्क, वो हमें कह रहे और हम सुन रहे हैं। हम चूंकि भीख मांग रहे हैं। लेकिन राणा साहब, आपने भी अभी इस बात का एतराफ किया, हम भी इस बात के ज़ाहिरा गवाह हैं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो हमारा झुकाव होता है उनकी तरफ। आपने एग्जाम्पल्स भी दिए। तो इज इट पॉसिबल कि तिजारती ताल्लुकात जो है वो बहाल हो जाए, बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट साइन कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर, क्योंकि हम भी ये बात कर रहे थे कि हमसाये तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। हमारी तरफ से इसको ये सोचा जाए कि हमारी तरफ से एक पहला स्टेप लेने की कोशिश की गई और दैट विच वाज वेरी पॉजिटिव, लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया वो हमेशा की तरह नेगेटिव। मियां साहब की हुकूमत में हमने इन्हें मोस्ट फेवरेट नेशन का भी खिताब दिया था। ठीक है ना। और हमारा बस नहीं चल रहा था, नहीं तो हम पता नहीं क्या कर लेते। हमें पीटीआई का तिरंगा कबूल नहीं है, उनका तिरंगा कबूल हो जाता है। ठीक है ना। सो बात यह है कि बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूं उनके साथ हमारे सारे दरवाजे खुलने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। वो हमारे तिजारती हों, सकाफती हों, हमारे मजहब के बहुत सारी मामलात जो हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी ज़ायरीन बड़ी तादाद में भारत जाते थे औलिया के मज़ारों पे। हाँ जी, ठीक है। वो भी सिलसिला रुका हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन एक मैं बड़ी तल्ख सी आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ जी प्लीज। बड़ी तकलीफ और शर्मिंदगी के साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। भारत के हाई कमिश्नर ने हमें बुलाया सहाफ़ियों को खाने पे। अच्छा। हम चले गए। वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि जी ये ख़त्म करें और ये नफरतें ख़त्म करें। हाँ और नहीं, नाराज़गी नहीं, वो नाराज़ होते वड़न खे। मैंने कहा था ये नफरतें ख़त्म करें और रास्ते खोले, वो अवाम को मिलने दें। तो उसने एक बड़ा तल्ख सा जुमला कहा, मुझे बड़ी आज तक वो जुमला जब मैं सुनता हूँ, दोहराता हूँ, मेरे अंदर बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप $1 अरब के लिए IMF के पास रगड़े, नाक रगड़े, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन प्लस है, आपका हमारा क्या मैच है। मुझे शर्मिंदगी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस तकरीब में बहुत सीनियर साफी मौजूद थे। ये जवाब है।
अगर हमने उनका मुकाबला करना है तो हम तालीम में मुकाबला करें, हमने उनका मुकाबला करना है तो हम साइंस में उनका मुकाबला करें, हमने उनका मुकाबला करना है तो सोशल स्ट्रक्चर को बढ़ा के करें, हमने मुकाबला करना है तो अपने नौजवानों को पैरों पे खड़ा करके करें। यही असल मुकाबले। बिल्कुल सही। और हमें ये समझना होगा कि भारत ने जिस जगह पे तरक्की की, हमें भी उस जगह तरक्की करनी है। हमारे पास सब कुछ है, अगर वो जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हमें कमी है? सब चीजें मौजूद है, हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। जब हमें मौका मिलता है हम अपने टैलेंट को जो है प्रूव करते हैं। लेकिन ये कि हमारे ऊपर की जो क़यादत, सियासी क़यादत है, वो ही इतनी कोता नजर है कि उसको अपनी नाक से आगे नजर ही नहीं आता। उनके बच्चे, उनके बच्चों की कामयाबियां, उनके कारोबार, उनके बिजनेस, बस। बिल्कुल ऐसा। एक 1990 में भारत भी डिफॉल्ट होने जा रहा था, हम भी वहीं खड़े थे। बिल्कुल सही। नरसिम्हा राव ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि वो डिफॉल्ट से निकले और आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि उससे भी नीचे जा चुके हैं। अब डार साहब का इसके अंदर क्या कंसेंट हो सकता है, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसके अंदर? कारोबारी, जाहिर है कारोबारी लोग हैं ना। वैसे तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, या सिर्फ ताजिरों का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, खुद उनके अपने जाहिर है उनके अपने भी इंटरेस्ट होंगे। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो मुल्क का सरबराह है ना, उसे ताजिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसे फुल टाइम जॉब उसकी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन थे तो नहीं, बाद में बन गए बेचारे, अब क्या करें। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चलें, वो जैसे हम है ना, हम कहते होते हैं ना कि यार एक जॉब से क्या बनता है, कोई साथ में बिजनेस शुरू कर लेना। तो उन्होंने तो बेचारों ने इन मजबूरी में आके तो उन्होंने अपने काम शाम शुरू कर लिया। अब आप ऐसे तो ना कहें उनको। अच्छा, उसमें भी मैं पैसा कमाने का एक मैं आपको बात बताऊं, हम तो सिर्फ सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, एक दो, हाँ जी, ताकि घर चल सके। ठीक है, वो एक काम करते हैं जिससे घर बन सके और एक काम करते हैं जिससे घर की हिफाजत हो सके, एनआरओज मिल सके, अदालतों से हमें प्रोटेक्शन मिल सके, इदारों के अंदर हम जाके अपनी क्वेश्चन पैदा कर लें। ठीक है ना, ब्रीफ केस पकड़ें और जाके जजों को पहुंचा दें, गाड़ियां दें, तो बड़े ताकतवर लोगों को हमवार करके रखें ताकि अगली दफा भी हम ही आए यहाँ। तो फिर इससे क्या मुल्क को मिला? आपको तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, ताकत मिल गई, दौलत मिल गई, बार बार मिल गई, लेकिन फिर आप अवाम के नफरत को नहीं जानते। वो आपको दोनों हलकों से हरा देते। तो इस दफा नजर आई है ना हमें 8 फरवरी को, इससे ज्यादा और क्या नजर आएगी? आपको दोनों हलकों से हरा देते। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि हमने जो कुछ किया है उसका फल हमें 8 फरवरी को मिला है। शायद अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता अवाम इस तरफ जा रही है कि परफॉर्मेंस पे ही सब कुछ आपकी इसी बात को मैं लेके चलूंगी। अगला जो हमारा 5 साल बाद या 4 साल बाद या जब भी अल्लाह करे 5 साल बाद हो, हम तो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए और 5 साल की गवर्नमेंट पूरी हो। अगला इलेक्शन जब होता है, अगर हम इसको कहें कि 50% लोग, मैं एक वैसे आपको अंदाजन बता रही हूँ परसेंटेज, अगर 50% लोगों में शऊर आ गया है कि हाँ नहीं इस बेस पे हम लोगों ने वोट कास्ट करना है, तो अगले इलेक्शन में ये परसेंटेज इंक्रीज करेगी और कितने हद तक इंक्रीज करेगी? देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तान दुनिया के उन 3 टॉप ममालिक में जिनमें नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है यार। हमारा तो फ्यूचर खुदा की कसम इतना ब्राइट है। अगर हम इस फोर्स को अपने पॉजिटिव उसमें लगा दें, बूढ़ों के मुल्क इटली, जापान जी कहां पहुंच गए। हमारे पास इतनी बड़ी यूथ है और हम उन्हें क्या दे रहे? भूख, नंग, नशा, बेरोजगारी और ठीक है, जहालत, नाउम्मीदी। ठीक है, अब जिन लोगों ने स्ट्रेस, डिप्रेशन, राना साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो नाम हम अब सुन रहे हैं और इस हद तक ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर चुके हैं। ये नाम हर दूसरा बंदा, स्पेशली जो यंग है, और टेंशन होती है देख के कि एक यंग बंदा है और वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है। ये दे रहे हैं हम अपने। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद हर तीसरा या दूसरा पाकिस्तानी शुगर का मरीज है। शुगर कब होती है? इट्स अबाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी। बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप अगले 5 साल कह रही हैं ना, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, तो हमें एक ऐसा निज़ाम देना चाहिए जिसमें लोगों के वोटों को इज्जत मिले। ठीक है, अवाम अपने कल का फैसला खुद करे। ठीक है, अवाम अपने नुमाइंदे चुन के लाए। मुझे मत सुना एस्टेब्लिशमेंट के खातिर डाल देते हैं यार, हम वोट तो सियासतदान को देते हैं ना, मैं क्यों एस्टेब्लिशमेंट पे कोई इल्जाम धरूं? लेकिन रियलिटी को कैसे इग्नोर करें? रियलिटी यही है कि आपने 8 फरवरी को एक दफा कौम ने पूरी ने रिएक्ट किया ना,
ठीक है, नहीं माना गया, कर दिया ये लाइन बड़ी खतरनाक है राणा साहब, ठीक है नहीं माना गया। कब तक ये रियलिटी नहीं है। यानी कि हम अगली जो हमारी अगली नस्लें हैं वहां तक हम ये उम्मीद रखें कि ये तब्दीली जो है ये आ चुकी होगी, तब तक जो होगा उसी को माना जाएगा। अल्लाह ताला ना कुरान पाक में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरा ये यकीन है, ये यकीन इसलिए है कि इस मट्टी में मेरा बाप मेरी माँ दफन है। बिल्कुल ऐसा है। मेरा ये यकीन इसलिए है कि इस मट्टी में मैंने भी दफन होना है, और मेरा ये यकीन इसलिए है कि मेरे बच्चों ने इस मट्टी पे पैर रख के आगे बढ़ना है। तो मेरा ये यकीन है कि ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये पाकिस्तान एक कामयाब पाकिस्तान होगा। ये जो सियासी माफियाज कब्जा ग्रुप हैं ये भी छट जाएंगे। बस ये सुन लें, क्या इस बार सियासी माफियाज और कब्जा ग्रुप को शिकस्त नहीं हुई? अननोन चेहरे पार्लियामेंट में नहीं आए, पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंट में नहीं आई, बड़े बड़े खानदान फारिग नहीं हो गए। खटक, महमूद, एग्जैक्टली वो के फिरदौस आशिक अवान, चौहान, क्या कहते हैं तरीके इस्तेकाम वाले, ठीक है, कौन है, कौन कौन नहीं फारिग हुए? राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, ठीक है, बिल्कुल। और कौन लोग आए? आपकी पढ़े लिखे नए लोग आए, बगैर पैसे खर्चे आए। एग्जैक्टली। ये भी हमारा एक देखे ना अलमिया था कि हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे तो इलेक्शन, इस बार लोग बगैर खर्चे पार्लियामेंट में आए। तो इसका मतलब है कि हम तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी कि उम्मीद जो है वो अभी जिंदा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जरूर गामजन होगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसके बाद वो डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से हाजिर हैं राना साहब। जितनी भी हम लोगों ने ये गुफ्तगू की है, जो इस वक्त हालात हैं हमें नज़र भी आ रहे हैं, ऑब्जर्व भी हम लोग कर रहे हैं, उससे तो यही समझ आती है कि वसाइल जो हैं ज़ाहिर है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर उसको तो कोई स्टॉप नहीं लग रहा, लेकिन वसाइल जो है वो कम होते जा रहे हैं। ये बड़ा डेंजरस है। देखो जरा, हम एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर 1 घंटे में ना 800 लोग नए आ रहे हैं। अल्लाह। और शरह पैदाइश, माशाल्लाह कहे या क्या कहे मुझे समझ नहीं, इन्ना लिल्लाह भी नहीं कह सकते ना, ठीक है ना। 19,983 शरह पैदाइश है पर डे पाकिस्तान में। अब अंदाजा करो कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर वसाइल रोज बरोज कम हो रहे हैं। हाँ जी। फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है, पानी का इशू जो है बढ़ रहा है, साफ पानी हमें नहीं मिल रहा, लोगों के पास रहने का सुनो कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग जो हैं उनके पास छत नहीं है। हम छत जिसे कंसीडर करते हैं ना, वो है जो एक खोली के अंदर भी रह रहे हैं, मुझे कहते हैं ये भी छत है। और फिर मतलब तुम अंदाजा करो कि कौमें अपने आने वाले कल को देखती हैं, हाँ अपने फ्यूचर को देखती है ना, और वो देखती है कि हमने अगले जो फ्यूचर में जाना है तो हम क्या लेके जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया है, अमेरिका है, यूरोप को ले ले, वो सारी प्लानिंग फ्यूचर पे करते हैं। और हमारा फ्यूचर ये है कि हमारे 1,62,00,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बिल्कुल। तो अब और हमारे सियासतदान अंधे, गूंगे, बहरे, वो हेलीकॉप्टर उन्हें चाहिए, उन्हें टायर 3.25 करोड़ रुपए के चाहिए, उन्हें बेहतरीन बंगले चाहिए, गाड़ियां चाहिए, उनको वीआईपी कल्चर चाहिए। 90,000 गाड़ियां हैं जिनके अंदर 2200 अरब रुपए का पेट्रोल जो है ये भूखी नंगी कौम डालती है। ठीक है, कोई बात करता है इस बात पे कि असल बम तो ये है। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, हम इस पे एक एक्सपर्ट राय जो है वो भी ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब मदीहा लतीफ़ साहब हैं, हमारे साथ कंट्री डायरेक्टर हैं पाथ फाइंडर इंटरनेशनल की, और माहिर हैं ये इन उमूर पर, इनका खासा जो है वो इनका तज्जिया भी है, इनकी रिसर्च भी है। मदीहा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मदीहा के आबादी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने वसाइल के साथ, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? उसके बाद फिर राना साहब भी हैं, वो भी आपसे कुछ टेक्निकल सवाल इससे पूछेंगे। मदीहा अस्सलाम वालेकुम, मैं इसार राना बोल रहा हूँ। जो अभी जैसे बात की है सुमेरा ने, मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था, इन हालात में मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ कि क्या कहीं कुछ संजीदा एफर्ट भी हो रही है इस हवाले से? इवन मैंने तो इस पे अवेयरनेस भी नहीं देखी। राना साहब,
आपके जो कुछ पॉइंट्स आपने पहले भी रेज किए अबाउट एजुकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिड्यूसिंग रिसोर्सेज, बिल्कुल ये सब जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए इन द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर, इवन इन द प्रेजेंट, अभी नाउ इट्स continues to erupt as a problem for us in Pakistan. है गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, we have formulated expert groups, task forces ने गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं, population policies passed हुई हैं in the past, family planning पे commitments होके आई हैं at international forums. बट मसला सारा ये है सर, एंड अगर मैं कहूँ तो कि हम जो है इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह इसको ट्रीट करते हैं. इसको हम एक इंटीग्रेटेड या एक कंटिन्यूड या कांस्टेंट जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं उसका एक पोर्शन में उसको कंसिडर नहीं करते. इट्स अ वेरी सेपरेट डिस्कशन, इट ऑलवेज बिकम्स अ वेरी सेपरेट इशू दैट वी फोकस ऑन. हालांकि पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का आपकी हर लाइफ साइकिल के माइलस्टोन के साथ उसका एक लिंक आता है. अगर आप देखें कि अगर एजुकेशन लड़की को जल्दी मिल जाती है या इफ अ गर्ल इज एबल टू एक्सेस एजुकेशन, उससे साथ साथ उसकी डिले ऑफ अर्ली मैरिज और डिले ऑफ बर्थ भी साथ साथ उसकी हो जाती है, जस्ट बाय क्रिएटिंग एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग हर विद द अपॉर्चुनिटी. ठीक है मदिया, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. मैं तो ये पूछा था कि हुकूमती इक़दामात और ये जो हमारी एनजीओज हैं जो जिनको बैरूनी ममालिक से भी इस हवाले से फंडिंग होती है, क्या वो कोई इसके हवाले से कंस्ट्रक्टिव प्लान जो है लेके आई हैं? माजी में तो मैंने नहीं देखा कि अब इस पे काम हो रहा हो. जी सर, बिल्कुल हो रहा है. हमारा एक कंट्री एंगेजमेंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, फेडरल की एक ग्रुप है जहाँ पे सारे सेक्रेटरीज आपके पॉपुलेशन और हेल्थ के जो होते हैं वो मीट करते हैं रेगुलरली, डिस्कस प्रोविंशियल प्रोग्रेस ऑन दैट. यहाँ पे हम we're investing as organizations, as donors and even as experts in digital health management systems, जिसको हम DHIS भी देखते हैं. उसमें भी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की बात करते हैं, particularly on reproductive health and family planning के तो रिजल्ट क्या है अब तक? The results, it's a long drawn issue sir. ये इतनी जल्दी तो ओवरनाइट तो ये इस तरह की इनिशिएटिव्स तो वैसे काम नहीं करती. It has to be a long term vision, a long term plan and long term impact assessment. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं. फॉर इंस्टेंस आपको हमें पता है कि जी हमारी CPR रेट स्टैग्नेंट तो है, लेकिन हमें ये भी पता है कि CPR यानी कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट वो स्टैग्नेंट हो रहा है. बट वी ऑल्सो सी कि इन सालों में बहुत सारे हमारे जो प्रोविंशियल विंस हैं वो ये हैं कि खवातीन जो हैं दे आर एक्सेसिंग मोर skilled births, यानी कि they are going to facilities, they are going to doctors that are skilled, moving away from the traditional birth. Okay. बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं मदिया. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी. अच्छा राना साहब, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँ तो बेसिक जो हमारा इशू, अगर हम पॉपुलेशन को ही डिस्कस करते हैं तो वो कह रही है कि आपने स्टार्ट में क्वेश्चन ही उनसे अवेयरनेस का किया ना कि क्या अवेयर भी है लोग. हम लोग जब बचपन में थे हम लोग इसकी एड्स और ये सब कुछ देखते थे, लेकिन वो चीजें अब कम हो गई. खानदानी मंसूबा बंदी, बच्चों के मुंह पे उनके एड, उनके कमर्शियल्स आ गए थे, लेकिन अब वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं. सबसे पहली बात तो ये कि लोगों में अवेयरनेस होना और फिर उनमें एक्सेप्टेंस भी होना कि ये इशू एग्जिस्ट करता है और ये इशू है. आपकी बात काट रहा हूँ कि वैसे हम इस सतह पे चले गए हैं कि जो खवातीन के बहुत पर्सनल इश्यूज हैं और उनके हवाले से जो चीजें हैं हम वो तक के ऐड दे रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है ना. और ये जो जरूरत है, जो पूरी कौम की जरूरत है, उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है और इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है. ये बड़ी अफसोस की बात है. फिर मुझे एक बात का जवाब दो मेरा कि पिछले 5 साल 10 साल से लगा लेते, क्या पार्लियामेंट का कोई एक सेशन हुआ जिसमें ये बात की गई हो, बहबूद आबादी के मिनिस्टर ने आके बताया हो कि जी ऐसा हो रहा है, क्या हमने इस पे क्या किया? उल्मा को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हम? जैसे ये मदिया हैं, सॉरी टू से मेरा ख्याल है उनकी तरफ से तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस ही आएगी. बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी. लेकिन इस्लाम जो है बहुत सारी चीजों की हमें बकायदा आगाही देता है. बिल्कुल. ठीक है ना. अल्लाह ने अकल दी है और वो अल्लाह ताला ये कहता है कि जो लोग हैं इस कायनात में, मैं बाप हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों की निगहदाश्त करूं, मैं अपने बच्चों को लेके चलूं. लेकिन अब एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर
एक कमरे में 10-10 लोग सोते हैं। सही है, ठीक बिल्कुल है ना? सही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उनमें बीमारियां नहीं पैदा होंगी तो क्या होंगी? ठीक है, वो उनके एक हम कमजोर लागिर सी एक नस्ल जो है वो पैदा कर रहे हैं। हाँ जी। और हम उसको लेके समझ रहे हैं कि हमने फ्यूचर में जाना है। मैंने अभी इंडिया की एक मिसाल दे रहा था कि इंडिया में उन्होंने आईटी सेक्टर को इस सतह पे ले गए कि अब उनके बच्चों की जो इंटर्नशिप है, स्कूल के बच्चों की इंटर्नशिप, वो यूके, जापान, कोरिया, अमेरिका में हो रही है और पेड इंटर्नशिप हो रही है। यानी वो बच्चे मुस्तकबिल की तरफ अभी जा रहे हैं तो कमाना शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के हाथ में कशकोल पकड़ा रहे हैं, भीख मांगते हैं। वो हमारे बच्चे स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। हमारे बच्चे बाकी लाहौर की, कराची की, सिंध की, सक्खर की, कोयटा की, पिशावर की, कौन से रोड हैं जहां पे सरेआम मनशियात नहीं बिकती और ये हमारी नस्ल उसका शिकार नहीं हो रही। अच्छा राणा साहब, आपका एनालिसिस इस पे क्या कहता है? हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें बस सियासी मफादात ही हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी। आपको भी यही लगता है या फिर इस इशू को या इस तरह इससे रेलेवेंट और जितने भी इश्यूज हैं जिनको टच नहीं किया जाता या जिनके बारे में कोई बात नहीं होती है, मिनिस्टर बने हुए हैं, मुशीर बने हुए हैं उसके, लेकिन उसके ऊपर काम कोई नहीं हो रहा, तो फिर सियासी मफादात प्रायोरिटी है, यही वजह? जब आप वजारतें इसलिए नहीं देंगे कि ये लोग इसके अहल हैं। हाँ जी। और ये देंगे कि हमने अपने अकोमोडेट करना है अपने रिश्तेदारों को, अपने इधर उधर चाहने वालों को, फिर ऊपर से पैराशूटरों ने आना है। हाँ जी। फिर बड़े लोगों ने कहना है कि ये हमारा वजीर है, तो फिर उसमें परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती। सही। उसमें तो हर शख्स आता है, उसे गाड़ी चाहिए, शोफर चाहिए, पीए चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, एक बड़ा ऑफिस चाहिए, उससे रिलेटेड घर बड़ा होना चाहिए। वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि आज तक हमने मेरा ख्याल है, मुझे अच्छी तरह याद है, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में खानदानी मनसूबाबंदी पे बड़ा काम हुआ, या उसके बाद खाल खाल कहीं मैंने देखा कि इस तरह का कोई हुआ। अदरवाइज तो किसी एक सियासी जमात ने भी इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं लिया जितना लेना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे खौफनाक मसला इस टाइम आबादी है। चले, हम हमारे साथ मौजूद है राना आफ्ताब साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनसे हम बात कर लें। वजीर के उम्मीदवार थे पीटीआई के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, बहबूद आबादी के हवाले से हम बात करें। सर, आप एक बहुत सीजनल पार्लियामेंटेरियन है, ये बताइए कि आज तक आबादी कंट्रोल करने के हवाले से क्या हमारी हुकूमतों को अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा बम है जो हम अपनी गोद में पाल रहे हैं, और तेरी में गावा जुगनी करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हमारी आबादी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है? गुजारिश ये है कि अगर ये रिकॉर्ड देखें तो मैंने 1994 में एज मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैंने एक बात कही थी कि ये जो है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, और अभी तक भी हमारे मुल्क में हमें ये नहीं पता हमारी आबादी कितनी है। अब आप देखें कि इस आबादी के तनासब से आप देखें तो किसी को समझ नहीं आ रही कि हमारी 12 करोड़ है, पंजाब की है या पाकिस्तान की 25 है। मैं तो कहता हूँ किसी को पता ही नहीं है। इस वक्त जो आबादी के लिए जिन्होंने काम करना है उनका ये इनिशिएटिव नहीं है कि तू आप असल जो चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो दें। हमारी जो है असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट है। हमारी प्रायोरिटीज हैं नशो नमा की कि इसमें ये हो जाए। अब आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में लगा दें आपको पता है कि कितने बच्चे जो है सिर्फ स्कूल नहीं जाते हैं। बिल्कुल। आप समेत मेरे समेत सबके जो भी हैं सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर आप सिर्फ बच्चों का ये सोच लें, फिर हॉस्पिटल देख लें कि आपको कितने बंदे पे हॉस्पिटल पे चाहिए, डॉक्टर चाहिए। फिर आप पुलिस का देख रहे हैं कि सिर्फ परसों जुमे के दिन आपके लाहौर में रिपोर्टेड जो डकैतीज हुई हैं, डकैतीज कह लें, रॉबरीज कह लें, थेफ्ट कह लें, ये स्नैचिंग कह लें, 200 जो रिपोर्ट हुई हैं, 160 मोटरसाइकिल गाड़ियों को पता नहीं है। आप देखें कि ये जो है ना हमारी तरजीहात ही डिफरेंट है। हम अपने असल फौज ही नहीं, असल आपने बड़ा राइटली ये पॉइंट किया है कि हमारा असल मसल आबादी है। आबादी कंट्रोल करने के लिए आपने देखें बजट में पूरे में जो इन्होंने पेश किया है, विच इज आई थिंक नॉट अप्रोप्रिएट, कि हमारे से मोहर लगवानी है इन्होंने। आगे 3-3 महीने के करके तो करते रहे निगरान, बाकी पैसे ये खर्च चुके हैं और असेंबली ये मोहर लगाई। राना साहब, एक सवाल और बताइएगा
कि क्या वजह है कि किसी भी जमात के मंशूर में ये प्रायोरिटी नहीं है, क्यों, क्या इसको तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हम? नहीं जी, ये तो बड़ी हमारी नालायकी होगी, नाहली होगी कि हम अपना बेसिक इशू नहीं सोच रहे हैं। जैसे हमें पता ना हो कि आपके जो है ज़राए कितने हैं, मतलब मेरी आमदनी क्या है और मेरे पास डिपेंडेंट कितने हैं। अब आप देखें कि इस वक्त लाहौर जो आपका शहर है, इस वक्त इतना शौक हो गया है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने लाहौर अपना घर बनाने की कोशिश की तो मेरे भाई ने कहा कि तुम इससे बेहतर था कि उकाड़े बना लेते, ठोकर पे बनाया था। तो अब लाहौर ठोकर इज द सेंट्रल प्लेस नाउ। आप अपना ये देखिए, इनको मैनिफेस्टो में जो होते हैं ना, मैनिफेस्टो में आपकी मेन चीज जो आनी चाहिए, आपका सबसे आता है कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन होगी, फिर उसका बजट बनाएंगे कि जी अच्छा ये बच्चे की फीस देनी है, मैंने ये इसकी मेडिकल का है, ये इसकी दूसरी चीजें हैं। बिल्कुल आपकी है नहीं प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज में ही नहीं है। जब प्रायोरिटीज में आपके सियासी आपके मफादात होंगे तो इस तरह की बातें कैसी होंगी। राना आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे राना साहब यहाँ पर एक बात सी आ रही है, आप मैनिफेस्टो में अगर ये लाइन लिखी होगी कि हम आके आबादी कंट्रोल करेंगे तो मेरा ख्याल है लोग उनको वोट कम ही देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ये अगर कहेंगे हाँ जी कि हम आबादी कंट्रोल करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पीटीआई का, क्योंकि जो बच्चा नया पैदा होता है वो तो इमरान खान का फैन होता है। वोटर कम हो जाए। हाँ, नून लीग का बस चले तो वो कह के नौजवानों को यही रोक दिया जाए, क्योंकि असल तो स्ट्रेंथ जो भी नया नौजवान आता है उसकी स्ट्रेंथ वो पीटीआई की स्ट्रेंथ होता है। लेकिन बहरहाल ये तो सबको सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कि अगर आप इसको एड्रेस नहीं करते तो आप जो मर्जी करते रहे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपने वसाइल बढ़ाते जाएं, कहें जी कि हमने प्राइसेस कम कर दिए हैं, वसाइल बढ़ा दिए, ये सहूलतें ले, यही सहूलतें ले, आबादी इस तनासुब से बढ़ती जाएगी तो कितना कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब, आज बड़ी हमारी हेल्दी गुफ्तगू रही इसके ऊपर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। राना साहब को और सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।